अस्सलाम वालेकुम। सीडीए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोग्राम के तहत जो कि कॉरपोरेशंस अक्सर समाजी भलाई के लिए कोई पार्क कोई इस तरह का काम करती हैं, तो एक रियल एस्टेट कंपनी ने उस सीएसआर के तहत एक बड़ा खूबसूरत मुजस्समा तैयार करवाया था सीडीए के ज़रिए। और वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था, लेकिन वो चाचा साजिद जो लाहौर में एक वाक़या हुआ था उनकी याद में पाकिस्तान के सिविल ब्यूरोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने के लिए और किस तरह से पाकिस्तान के शहरियों को रहना चाहिए, उसकी याद में उसकी ऑनर में एक उन्होंने बनाया था मुजस्समा। अनफॉर्चुनेटली अवाम का बहुत बैकलैश आया कि हम जो है चाचा साजिद की तरह नहीं रहना चाहते। तो वो मुजस्समा जो है उसको कह रहे हैं, अभी फ़िलहाल उन्होंने पर्दा डाल दिया उसके ऊपर। उसको कुछ लोग फोश कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि बड़ा इंसल्टिंग है, कुछ लोग कह रहे थे कि बस, कुछ लोगों को बस कंप्लेंट थी कि इस तरह की बदसूरत मॉडर्न आर्ट जो अक्सर पंजाब गवर्नमेंट और जनरली पाकिस्तान की हुकूमतें चौकों में और अजीब व गरीब किस्म के मुजस्समे जो बना देती हैं, किसी के किसी किसी बाबू जो होते हैं हमारे किसी सिविल सर्विस अफसर, उनकी भांजी या भतीजी को ग्रांट मिल जाता है कि यार कोई आर्ट पीस बना दो, तो वो उससे लोग तंग आ जाते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर मुजस्समे को लेके एक बड़ा एक मीम कल्चर डेवलप हुआ है। लास्ट टाइम में एक मुजस्समे को लेके मीम कल्चर डेवलप हुआ था, तो वो इलामा इकबाल की याद में जो गार्डनर्स ने एक इलामा इकबाल की एक छवि बनाई थी जो बहुत ही फ़नी लग रही थी, तो वो लोगों ने तब एक हंसी मजाक में बात उड़ा दी थी। लेकिन ये बात ज़्यादा एक डीपर सीरियस डीप रूटेड प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट करती है कि पाकिस्तान में जो 20-25 करोड़ अवाम है वो बरतानवी ताज के गद्दार हैं, और जो चंद लाख या चंद हज़ार सिविल ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं जो निज़ाम को चलाते हैं वो बड़े लॉयल हैं बरतानवी ताज के, और बाकी सब लोगों ने अपनी लॉयल्टी को और अपनी इनसेंस को साबित करना है। इसी तरह का एक केस लाहौर में आया चाचा साजिद का, जिनके नाम ये मुजस्समा, मैं मजाक कर रहा हूँ, चाचा साजिद के लिए मुजस्समा तैयार नहीं हो रहा था, वो मुजस्समा सीडीए के तहत सेपरेटली तैयार हो रहा था, जो बैकलैश आया। और चाचा साजिद का इंसिडेंट जो लाहौर और पंजाब में जनरली और गिरदनुमा में जो बारिशों का सिलसिला चला है, उस सिलसिले में एक फोक हीरो बन के सामने आया है चाचा साजिद, जो बेसिकली बताया जा रहा है मुबैना तौर पे कि उनका एक इंटरव्यू आया उर्दू पॉइंट पे, उनके वकला भी उनके हमरा थे, बल्कि वो फरिश्तों की तरह उनके साथ, वो बल्कि दरबानों की तरह उनके साथ वो सफ़े करामन कातबीन की तरह वो सफ़े बांध के बैठे हुए थे कि चाचा साजिद दोबारा कोई नाजेबा कलिमात ना अदा कर दें। और जब भी कोई मुश्किल सवाल आता था तो चाचा साजिद को उन्होंने समझाया हुआ था कि आपने कहना है नो कमेंट्स। नो कमेंट। तो हम भी इस पे कोई मज़ीद कमेंट नहीं करना चाहेंगे, सिवाय ये कि भी पूरा एक जो कॉमेडी ऑफ एरर्स तैयार हुई है, जहाँ पे चाचा साजिद आधे झूठ आधे सच हाफ बेक्ड बता रहे हैं आवाम को कि उनकी 3 दिन गुमशुदगी क्यों हुई। उनके वकला जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द लॉ टोटली कानूनी तरीके से चाचा साजिद को रखा गया, और बार बार ये बात आउट कराई जा रही है कि नहीं, चाचा साजिद को बहुत अच्छी कंडीशंस में रखा गया और पंजाब पुलिस का बर्ताव लोग से बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि चाचा साजिद तो 5 वक्त के नमाजी और बड़े नेक शहरी हैं, और नेक को कार शहरियों को पुलिस तो तंग करती ही नहीं है, पुलिस तो बदमाशों के खिलाफ बदमाशी करती है। यानी एक अजीब व गरीब सी कॉमेडी ऑफ एरर्स है, जहाँ चाचा साजिद साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बढ़ के कोई पाकिस्तान का मुहिब नहीं या लॉयलिस्ट नहीं, और उनके वकला साबित करना चाह रहे हैं कि चाचा साजिद को जैसे किसी 5 स्टार होटल में या कम से कम 3 स्टार होटल में तो रखा गया था, और ये इस तरह वक्तन फ़वक्तन एक आम शहरी के लिए अपने घर से अलग स्टेकेशन जिसको कहते हैं कि अपने शहर के अंदर आप वेकेशन पे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट के साथ अगर आप एक स्टेकेशन पे चले जाएं अपने ही शहर के अंदर, आपको छोटी सी एक जिसे तबलीगी जमात वाले भी कहते हैं कि वीकेंड आप लगा लें, एक सरोज़ा लगा लें, उस तरह अगर आपको पाकिस्तान की सरकार एक सरोज़े के लिए ले जाए तो अच्छी बात है, एक ज़हनी नशोनुमा के लिए भी, और एक इंसान को ज़रा एक फ़्रेश पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि उसका और कानून का क्या रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप थोड़ा सा ऐसे लगता है, थोड़ा सा इट लुक्स लाइक दिस, इट लुक्स लाइक जो इस्लामाबाद में जो what is that supposed to be, by the way, like क्रिकेट के गेंद पकड़े, what is it? There are a lot of really stupid monuments, like इस्लामाबाद में एक है जो रिसेंटली लाहौर में भी लगा है, जिसमें एक डब्बा है जिसमें हर जुबान के अंदर इस्लामाबाद लिखा हुआ है, यू नो दैट बॉक्स 0 पॉइंट के करीब है। मैंने वो जिक्र किया कि दैट वाज अनदर वियर्ड केस, जहाँ बाबुओं ने पाकिस्तान में तो ये भी है कि नौकरों के चाकर और चाकरों के चूकर वाला हिसाब भी तो है कि बाबुओं के आगे बाबू के बाबू भी हैं, तो कोई वो पीएचए का महकमा है तो उसके अंदर कोई स्वीपर या कोई उसमें कोई वो कोई अगर कोई माली है तो वो फैसला करता है, तो कहीं कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो फैसला करता है कि सर कोई ना मॉडर्न किस्म का, जनरली मॉडर्न आर्ट बहुत बदसूरत होती है, ब्रूटलाइजिंग होती है, उसकी कोई रिलेशन नहीं होती है इंसान के जज्बात वगैरह के साथ। जैसे मुजस्मे वो होते हैं जो कोई सेंस भी बनाते हैं, वैसे अगर एक मतलब अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स मजहबी टाइप राय दी जाए, वैसे मैं इसका कायल नहीं हूँ इतना,
लेकिन मजहबी तबका ये ज़रूर कहता है कि जो ज़िंदा चीज़ें हैं, जो जानवर हैं और आदमी वगैरह, इनके मुजस्मे बनाने भी नहीं चाहिए, जैसे हाथ थे इस केस के अंदर। लेकिन बहरहाल देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ सिली एक्सपेंडिचर जो हमारी गवर्नमेंट करती है, और जब उनका ब्लो बैक आता है, जब उनकी कोई वो आती है, मिसाल तौर पे जब लाहौर के अंदर एक्सपेंशनिज्म की जाती है और हर जगह कंक्रीट 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 कर दिया जाता है और पानी खड़ा होता है और चाचा साजिद को बार बार डुबकियाँ लगवाई जाती हैं, तो कोई गालियाँ वालियाँ निकल जाती हैं, तो फिर उसके जवाब में रद्द अमल में ये होता है। वैसे आपको पता है, हमने प्लेटफॉर्म पर कई बार डिस्कस किया है कि गालियाँ देने से हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं होता। आपकी शायद भड़ास तो निकल जाती है, लेकिन आपकी जो पॉलिटिकल वॉइस है उसकी लेजिटिमेसी खो जाती है हमारी आवाम की नज़रों में भी, और सरकार की नज़रों में तो डेफिनेटली आप टारगेट बन जाते हैं। तो अपने प्रोटेस्ट को, अपनी नाराज़गी को ज़रा एक इंटेलिजेंट कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर रिकॉर्ड करवाया करें, क्योंकि मकसद मार खाना नहीं है। चाचा साजिद को अगेन मुबैना तौर पे हम नहीं कहते उनको मारा पीटा गया या नहीं गया, बट इन द लीस्ट उनको 3 दिन के लिए अबडक्ट तो किया गया, और अब उनकी प्राइवेट सेक्टर जॉब और इन चीज़ों को भी मशकूक कर दिया गया कि अब उनकी प्राइवेट लाइफ में कुछ ना कुछ तो ख़राबी आएगी। वैसे अगर उल्टी तरफ देखा जाए तो पीटीआई और जो अपोजिशन ग्रुप्स हैं वो तो चाह रहे हैं कि चाचा साजिद को वो टिकट दे दें और इलेक्शन लड़वा लें, वो इस तरह की हाइप क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है। इसके बरक्स हुकूमत को सोचना चाहिए। उस टाइम पे भी हमने जिक्र किया था एक चीज़ होती है स्ट्राइसेंड इफेक्ट। बारबरा स्ट्राइसेंड एक मशहूर सिंगर थी, उनके खिलाफ लंबी कहानी है, बट उसका बुल्लुबुल बाब यह है कि उनके खिलाफ कुछ नेगेटिव खबरें चल रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन पर क्रैक डाउन करने की कोशिश की, और उससे क्या हुआ कि वो खबरें मल्टीप्लाई कर गई, और वो जहाँ 100 लोगों ने सुनी थी तो फिर वो लाखों लोगों ने सुन ली खबरें और उन तक पहुँच गई। तो स्ट्राइसेंड इफेक्ट जो होता है, ये एक बड़ा ही अजीब किस्म का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है एक माशरे की, जो उसकी स्प्रिंग एबिलिटी होती है कि उसको जितना आप दबाते हैं ज़ोर से, तो वो उतना ही ज़ोर से स्प्रिंग वापस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स के साथ वापस आता है। तो सोशल मेम्ब्रेन है पंजाब की या पाकिस्तान की, उसके ऊपर कितने ही आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। बार बार रिक्वेस्ट थी, इट्स जस्ट बैड पॉलिटिक्स, और बार बार रिक्वेस्ट थी चीफ मिनिस्टर साहिबा को और पंजाब गवर्नमेंट को, जनरली पाकिस्तान की हुकूमतों को, सूबाई और नेशनल, कि आप जो सिविल ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स आपसे वो शाह से बढ़ के शाह के बंदे बनते हैं, उनको थोड़ा लगाम डालें। अपने इर्द गिर्द जो येस मैन और येस वीमेन आपने इकट्ठे किए हैं, वो आपको ऐसी जगह एम्बेरस करवाएंगे। और चीफ मिनिस्टर साहबा के साथ बार बार ये हो रहा है, वो मेडिकल बिल की प्रिंटिंग हो, वो अखबार के बड़े बड़े रेडिकुलस सप्लीमेंटल हों जिनके अंदर इतने बड़े बड़े रसाले छाप दिए गए थे कि मरीम साहबा की कारकर्दगी के बारे में, हर बिल बोर्ड पे, हर राशन के डब्बे पे, हर 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 हेल्थ कार्ड पे, हर चीज़ के ऊपर आपके चेहरे की, आपकी आपके आपकी आपकी छवि को प्रिंट करवा देना, उसकी 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 फ्लेक्स लगवा देना। ये सारी चीज़ें बिल्टअप करके लोगों की फ्रस्ट्रेशंस का आप ही खुदा न खास्ता महवर ना और निशाना ना बन जाएं। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जो टेक्नोक्रेट्स डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं, जो और पॉलिटिशियंस वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं, हिस्सा बन रहे हैं, वो ना तारीफ का टारगेट बनेंगे और ना ही गुस्से का और नफरत का टारगेट बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। तो सोल टारगेट आपको जैसे बनाना, उसमें आपकी शायद ईगो और आपकी गवर्नमेंट को तो प्रोजेक्ट किया जा रहा होता है, बट उसके अंदर एक अंडरलाइन ट्रिक ये होता है कि आप ही को सारे फेलियर्स का फिर सोल वारिस ठहराया जाएगा। मैं मिसाल देता हूँ, जो बारिश के पानी के खड़े होने का मसला है पूरे पाकिस्तान में, कोई ऐसा शहर गांव नहीं है जो इससे महफूज है, तो कोई मॉडल सिटी नहीं है जो क्लेम कर सकती है कि वो बाकर ने बनाई थी या शाकर ने बनाई थी या जैद ने बनाई थी। तो वो आपके ऊपर अकेला मुद्दा नहीं है। प्लस जो पंजाब आपने और लाहौर इनहेरिट किया है मरीम साहबा, आपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। हाँ ठीक है, आप
अगर काउंटर पॉलिसीज़ तैयार नहीं करेंगी तो बाद में आपको भी इसमें हिस्सेदार ठहराया जाएगा और गालियाँ दी जाएँगी। लेकिन फ़िलहाल आपने चाचा साजिद जैसे ये एक्शन लेके, आपकी आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी ने एक्शन लेके ये साबित कर दिया कि इसमें आपका भी हिस्सा है। हालाँकि आपकी कोई गलती नहीं है, ये बारिश के जो पानी खड़ा होता है, ये एलडीए, सीडीए डिफरेंट महकमों की, पंजाब और पंजाब से बाहर उनकी हिस्टोरिकल फेलियर्स, सिविल गवर्नमेंट्स की फेलियर्स, जनरली ब्यूरोक्रेसी के अमल दखल और पाकिस्तान की आवाम के लापरवाह एटीट्यूड की वजह से एक पूरा एक जाल बिछ गया कंक्रीट का, जिसके अंदर ये पानी खड़ा होता है। सो इट्स बैड पॉलिटिक्स फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द साइड ऑफ द अवाम। आई थिंक इसमें ह्यूमर है, हमें हंसी तो आ रही है, लेकिन इसमें एक ज़्यादा डार्क कॉमेडी ज़्यादा है और ज़्यादा बड़ी ट्रेजिडी ऑफ एरर्स आप कह लें, कॉमेडी ऑफ एरर्स ये बनती है कि चाचा साजिद बड़ी उम्र का एक आदमी है, हमने उसका क्या कर दिया पिछले 72 घंटों के अंदर। कभी उनको कैमरा पे खड़ा करते हैं, उन्होंने गाली दे दी तो क्या अब वकील साथ बैठे हुए हैं, कभी उनके मुंह से कुछ बात खिलवा रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, कभी वो कह रहे हैं मरीम नवाज जिंदाबाद। उनसे जब पूछा कि आपकी सियासी एफिलिएशन क्या है, कहते हैं मैंने कभी तो वोट ही नहीं किया। अभी मुझे था कि इनको और सवाल पूछेंगे, कहेंगे तो मैं कल पैदा हुआ हूँ, मैं तभी सोया हुआ था, मैं तभी दूध पी के आया हूँ। मतलब जैसे इन्फेंटलाइज कर देते हैं हम इंसानों को। और चाचा साजिद जो हैं वो बड़ी उम्र के आदमी हैं, 40 50 60 साल के तो होंगे कम से कम, 40 और 60 के दरमियान ही होंगे। तो मतलब ऐसी इल ट्रीटमेंट अपने लोगों की कि वो जैसे बिल्कुल दर गुलाम की तरह सामने आजिज़ हो कैसे करके खड़े हो जाएं। इससे लॉन्ग टर्म हल क्या निकलना है? आपने भी चले जाना है, ना सिर्फ दुनिया से, मैं लिटरली बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में हुकूमत से आपने चले जाना है कल को। ये लोग रह जाएंगे, ये लेगेसीज, ये मेमोरीज ही रह जाएंगी और ये शायद बद दुआओं की शक्ल इख्तियार कर लें। और फिर इनेविटेबली दुनिया से भी हमने गुजर जाना है, तो तब क्या करेंगे? मतलब चाचा साजिद की बदवा कौन लिखवाना चाहेगा? कोई बूढ़ा आदमी है, माथे पे उनके मेहराब है, प्राइवेट सेक्टर नौकरी करने वाला, बाहर मट्टी गट्टा बारिश कम कम एनीथिंग तूफान, वो बंदा नौकरी पे जाने वाला आदमी है, गरीब मजदूर आदमी है। तो सोचना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए हमारे एटीट्यूड्स के ऊपर। एंड इन द मीन वाइल आप अपने जो भी आपके करीब आइटम्स हैं उनको ऐसे ऐसे पकड़ के आप बस खड़े रहिएगा। अब आते हैं जो असल खबरें हैं आज की, अनफॉर्चुनेटली जो ज़्यादा एक एक वो अब ज़्यादा एक एक्चुअल रियलिटी जो दुनिया में फैलती जा रही है। हम बार बार आपको जिक्र कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने आज सरप्राइज़ देना था, सरप्राइज़ दे भी दिया पेट्रियट मिसाइल का पुतिन को कल शाम को यानी। और एक इंक्रीजिंग सूरत हाल बनती जा रही है जहाँ पे यूरोप और अमेरिका मुख्तलिफ जंगों को परसू कर रहे हैं। चाइना पहली बार एज ए हेजेमोनिक पावर रीजन के अंदर अपने आप को खुल के खेल रहा है। कभी वो जयशंकर को तलब कर रहा है, कभी वो इसहाक डार साहब को तलब कर रहा है। चाइना की ये आदत नहीं है। चाइना ने टेक्निकली बांग्लादेश के अंदर भी जो काउंटर कू हुआ है, बांग्लादेश के अंदर रेवोल्यूशन टाइप हुई है, उसके अंदर भी हिस्सेदार बना है। चाइना की ये भी सुन्नत नहीं है। तो चाइना फाइनली एक मिलिट्रिस्टिक या ज़्यादा अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी रोल में आ रहा है, बिकॉज उसको वेस्ट मजबूर कर रहा है। फ्रांस का हमने आपको कल बताया कि वो बजट बढ़ा रहे हैं जंग के लिए और ये सारा कुछ। इस सूरत हाल के अंदर सीरिया एक और मुस्लिम रियासत जो कोई लगभग आज़ाद सी हो चुकी है, आज़ाद सी मैं कह रहा हूँ, तो सॉवरेनिटी के कुछ धाने पे खड़ी है, कुछ टूटी फूटी अद्दी पजी मतलब त्रुटि सी, वो एक हुकूमत सी बना लिया उन्होंने। उसके अंदर इमीडिएटली अमल दखल करना है इसराइल का और ग्लोबल ताकतों का, ये आपके लिए बहुत बड़ी एक मतलब टेल टेल साइन है रीजन के लिए। क्योंकि ना गल्फ उसको रोक पा रहा है उस तूफ़ान के मुंह को, ना टर्की रोक सकता है, ना ईरान रोक सकता है, ना पाकिस्तान। इज्तिमाई तौर पे शायद हम मुकाबला कर सकते हैं अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं जंगी और इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन के तहत, लेकिन हम इनफरादी तौर पे तो हज़म हो जाएंगे इसके अंदर, हमें खा पी के फेंक दिया जाएगा साइड पे। वो क्या है कि एक छोटी सी माइनॉरिटी, एक गैर मुस्लिम ग्रुप है जो कि शिया मुसलमानों से निकला हुआ एक ग्रोह है, बट मतलब एक डिविएंट सेक्ट, एक काफर ग्रोह है। वो अपने आप को भी काफर कहते हैं, यानी गैर मज़हब कहते हैं। वो द्रूज़ एक ग्रोह है और वो कुछ वेल आर्म्ड है। स्वेदा के अंदर मैंने कल भी जिक्र किया था कि वहाँ एक वॉर की सिनेरियो की एक सिचुएशन बिल्ट अप हो रही है। उसमें क्या किया उन्होंने, लड़ाई झगड़ा शुरू किया, झड़पें हुई। उन झड़पों के बाद जो है वहाँ पे एयर सपोर्ट का अलामती मुजाहरा कर दिया इसराइल ने, कुछ हमले करके कारवानों के ऊपर, कुछ आर्मर्ड गाड़ियों के ऊपर जो हुकूमत सीरियन रजीम की हैं। अब इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा सवाल ये बनता है कि जो मिसट्रस्ट है अहमद अल शरा के लिए और न्यू सीरियन गवर्नमेंट के लिए, क्या वो अलकायदा हैं, क्या वो आईसिस हैं, क्या वो सुबह के दिन CIA के एसेट हैं, क्या वो शाम के दिन ज़ायोनिस्ट हैं, क्या वो कोई ऑर्गेनिक मूवमेंट है, क्या वो टर्की के बैक्ड कोई इंपीरियलिस्ट टर्की का ऑटोमन अज़ाइम है? आप फैसला पहले कर लें कि आप चाहते क्या हैं इन लोगों से। यानी एक
डायनेमिक हुकूमत है, उसके अंदर बहुत मुख्तलिफ मूविंग पार्ट्स हैं और अभी वो स्टेबल भी नहीं है। हम पहले से उससे पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे हुए हैं और अब लग रहा है कि वो साल सवा साल नहीं हुआ उनको आज़ादी में, वो अब मद्दे मुकाबिल इसराइल की वॉर मशीन के आने ही वाले हैं। इस सारे सिनेरियो के अंदर हमारे पास बार बार मौके आ रहे हैं टर्की के ज़रिए सीरिया को सपोर्ट करना, बैकअप करना। क्यों? हिंदुस्तान को जब कश्मीर में नहीं इंगेज रखा जाता, जब हिंदुस्तान को मैचे में नहीं रखा जाता, तो हिंदुस्तान आपको बलूचिस्तान में, आपको मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर, आपको एयरफोर्स के ज़रिए हर तरह से इंगेज करता है। इसी तरह इसराइल को अगर सीरिया में इंगेज नहीं किया जाएगा, वहीं उनका मकू ठपा नहीं जाएगा, इस तरह लबनान में नहीं मकू ठप पाए हम, जॉर्डन में नहीं ठप पाए हम, हर तरफ मार ही खाते रहे हैं मुसलमान वहाँ पे खित्ते के अंदर, तो इसराइल ने कल को ईरान के लिए नहीं, आपके लिए भी आना है। ईरान सिर्फ जैसे उसके लिए स्टेपिंग स्टोन है, उसका एक विजन है खित्ते के लिए कि पूरे यहाँ से लेकर ना सिंध तक और एक तरफ से लेके अफ्रीका के दूसरे साहिल तक, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ना एथनिक ऑनक्लेव्स होने चाहिए, छोटी छोटी छावनियाँ जिनके अंदर एक मजहबी या एक एथनिक ग्रुप छोटी सी रियासत बना के सैटेलाइट सिंगापुर, दुबई टाइप की, अबू धाबी टाइप की बना के बैठे और मैं बेताज उसके अंदर बादशाह हूँ और मैं पूरे खित्ते के अंदर अपना सिक्योरिटी अपरेटस जो है वो फैला के हेजेमॉन बन के बैठूं। क्योंकि अमेरिका भी अब डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं करना चाहता ताकत रीजन के अंदर। अमेरिका चाहता है कि उसकी जो अनसिंकेबल, जो कि एक मुल्क है बेसिकली, अनसिंकेबल गनशिप है इसराइल, उसको वो इतना प्रॉप अप करे, इतना इंडिपेंडेंट कर ले कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को अमेरिका की खातिर वहाँ पे परसू करता रहे और रीजन में हेजेमनी मेंटेन कर पाए अमेरिका की। सेम केस है यूके का यूरोप के अंदर, और वो प्रेशर बिल्टअप कर रहा है उसके ऊपर वो, और जर्मनी का भी यही किरदार है, अमेरिका के थल्ले लग के रहना, और शायद ग्रीनलैंड में अपना वो एक अड्डा भी कायम कर ले, अपने आप को तसल्लुत कर ले। और इसी तरह वो कनाडा, मेक्सिको और बाकी साउथ अमेरिका के ममालिक, जिस तरह अर्जेंटीना उसके ताबे हो चुका है और वगैरह वगैरह, एल सल्वाडोर वगैरह, वो एक नया स्ट्रेटेजिक ऑर्डर क्रिएट कर रहा है अमेरिका। इस सब के अंदर पाकिस्तान जंग को इवेड कर सकता है, डिले कर सकता है, उसके लिए तैयारी कर सकता है, उसको हेड ऑन ले सकता है, एस्केप नहीं कर सकता। ये लड़ाई हमारे सिर के ऊपर आग खड़ी हुई है। अभी ठीक है, अल्लाह ने हमें फजल किया हमारे ऊपर, हमारी एयरफोर्स के ज़रिए और हमारी फ़ौज के ज़रिए हमने, और इवन नेवी का बड़ा अच्छा किरदार रहा, हमने शिकस्त दे दी और हिंदुस्तान का मुंह बंद कर दिया, उसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। लेकिन उसने अब इसी के लिए दोबारा बिल्टअप करना है। जो हिंदुत्व है, उसकी एनर्जी जो है इंडिया के अंदर, वो एक ही सिंगुलर पर्पस के लिए बिल्टअप हुई है, और जब तक वो अगले 15-20 साल के अंदर उस पर्पस को डिलीवर नहीं कर पाएगी, तो वो सारी एनर्जी डिसिपेट होकर फक करके उड़ जाएगी और हिंदुस्तान फिर ख़तरे में आ जाएगा। सो उस एनर्जी को, उस नेगेटिव एनर्जी को उन्होंने किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है, जो कि पाकिस्तान है, और वो बहुत क्लोजली अलाइड है इसराइल के साथ। पहले भी उन्होंने हमारे न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट करने की कोशिश की है, अब वो दोबारा करेंगे, क्योंकि ईरान को वो खड़ा भी नहीं होने दे रहे पैर के ऊपर। क्या ईरान की लीडरशिप ने सबक सीखा है इसके अंदर? मैं नहीं कह सकता। अभी तक सिविलियन गवर्नमेंट से नेगेटिव इशारे आ रहे हैं। कुछ पॉजिटिविटी ये आई है कि वो मोहसिन नकवी साहब के साथ जो उनकी मीटिंग हुई है, उसके अंदर पज़ेशियान साहब ने बड़े पॉजिटिव एक्सचेंजेस किए हैं, और एक उसकी तरफ एक कोऑपरेशन, ईरान इराक की जो ज़ायरीन होते हैं, वो अल्लाह का शुक्र है वो एक मामला स्ट्रीमलाइन हो गया कि वो स्पेशलाइज्ड वीज़ाज़ दे के कैसे लोग जाएंगे, ताकि जो इसके बहाने, ज़ियारत के बहाने एक मलेशिया ग्रुप्स की फॉर्मेशन होती थी, उस काम पे भी क्लैम्प डाउन हो जाएगा। प्लस हमारे जो आम शहरी हैं उनके लिए बड़ी फैसिलिटेशन हो जाएगी कि वो बड़े अमन के साथ इंशाल्लाह इराक पहुंच जाएंगे और ईरान में ज़ियारतें करने पहुंच जाएंगे, और ये एक इंक्रीज कोऑपरेशन की निशानी भी होती है। प्लस पेज़ेशियान ने रीइटरेट किया कि मुसलमान मुल्कों को इकट्ठे कोऑपरेट करके काम करना चाहिए इसराइल की एग्रेशन के ख़िलाफ़। पाकिस्तान प्रीएम्प्ट कर ले, अफ़गानिस्तान प्रीएम्प्ट कर ले, ख़ित्ते में कोऑपरेशन बढ़ा ले। अफ़गानिस्तान अपने जो अज़ाइम और ख़्वाब देखते हैं पश्तून नेशनलिस्ट के, पता नहीं पेशावर हमारा हो जाएगा, या हम ड्यूरेंट लाइन ख़त्म कर लेंगे, या ये कर लेंगे, या वो कर लेंगे, या पाकिस्तान ये ख़्वाब देखता है कि हम अफ़गानिस्तान को 5वां 6ठा सूबा बना लें पाकिस्तान का, और हम ये कर लें और हम वो कर लें। ये सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे, बिकॉज हम नहीं रहेंगे, हम इस खित्ते में नहीं रह पाएंगे, हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, हमें पाश पाश कर दिया जाएगा। तो खुदारा ये रिक्वेस्ट है मैनेजमेंट से, टॉप ब्रास से, कि सीरिया को लाइटली मत लें। इसराइल को वहीं आप सीरिया के रेगिस्तानों में, बेअबानों में, जंगलात में, पहाड़ों में गोलान के दफन कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो आपके लिए फिर पूरा खित्ता खुला है, आप वाहिद न्यूक्लियर पावर है खित्ते के अंदर। फिर तुर्की हो, ईरान हो, बाकिर हो, शाकिर हो, दे ऑल हैव टू कम अंडर आवर न्यूक्लियर अम्ब्रेला। अभी इसराइल वहाँ पे एक वायबल पार्टनर है गल्फ़ के लिए। इसराइल का मक्कू ठपने के लिए आपको इक़दामात लेने ही होंगे, तुर्की और सीरिया का साथ देना ही होगा, चाहे जितना मर्जी बुरा लगे हमें कि सीरिया का किरदार ऐसे था या वैसे था, या वो ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए हैं, या वो तो वहाँ भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, या तो वो तो फलाने हैं, तो वो तो अलकायदा हैं।
अगर प्योर किसी और वजह से नहीं, प्योर सिनिकल रीजंस की वजह से हमें वहाँ पे अपने फोकस को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, पीपल टू पीपल लेवल में भी, ऑल द वे टॉप तक, डिफेंस और डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक ट्रेड लेवल पर भी। तो इस सब को मद्देनज़र रखते हुए और इस सब के अल्लाह का फजल है कि ईरान ने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया और बड़ा अच्छा मुकाबला किया इजराइल का। कुछ गलतियां भी हुई इनसे, कुछ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स भी नज़र आई, वो सब चीज़ें वाज़े हैं, लेकिन उसके बावजूद ईरान अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड कर गया और जो लीडरशिप को डिकैपिटेट करके वहाँ पे कूड अटैक करने की कोशिश थी और अपने वो शाह को ला के इंस्टॉल करने या फसाद मचाने की कोशिश थी, वो थम गई है। बट कितनी देर तक? ईरान के अंदर भी एक सबक सीखा जा रहा है जो हमारे यहाँ भी सीखने की ज़रूरत है कि अवामी मकबूलियत बहुत अहम होती है, इवन लड़ाई या झड़प के अंदर। हमारे यहाँ 3 दिन थी, अल्लाह ने हमें फ़ौरन फतह दे दी, अवाम का सब्र टेस्ट नहीं हुआ। ईरान में अवाम का सब्र टेस्ट हुआ क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा उनको स्टार्ट में हिट्स लग गई और 12 दिन वो लड़ाई चली। तो जब अवाम का सब्र टेस्ट होता है तो एक चीज़ नेशनलिज्म के बियॉन्ड होती है, वो अवाम की सेटिस्फेक्शन और रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में। तो हमारे डोमेस्टिक मसाइल को भी बार बार हम कहते हैं प्लेटफॉर्म पे कि मई की झड़प के बाद अल्लाह ने मौका दिया कि जो इमरान खान पीटीआई, जो एक फियस्को क्रिएट किया हुआ हमने, पीटीएम, बीवाईसी, मुख्तलिफ नाराज़ ग्रुपों का और अपोजिशन ग्रुप्स का, अब सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला के राज़ी करने की ज़रूरत है। रियासत को बड़े भाई का, बड़े अब्बू का किरदार अदा करना होगा, बिकॉज सारे कार्ड्स रियासत ही होल्ड करती है। तो जिसके हाथ में सारे कार्ड्स होते हैं उसी को मैग्नेनिमिटी, बड़ाई, रहमदिली का मुजाहरा करना पड़ता है। पाकिस्तान की आवाम जिनके दिल फटे हुए, उनको एक पेज पे करके पाकिस्तान के मेन मैसेज के साथ ही लेके चलेंगे जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो ही किसी ये डायरेक्शन में ये किसी करवट ये ऊँट बैठेगा। कुछ आने वाले दिनों के अंदर हमारे लिए डेवलपमेंट और इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है, हमारे लिए लड़ाई और झगड़े की गुंजाइश है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन आगे इसकी तैयारी करनी ही होगी, बिकॉज दिस इज़ द वे द वर्ल्ड इज़ गोइंग। एक ग्लोबल ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है, तो उसकी रिप्लेसमेंट प्रोसेस के अंदर, उस वैक्यूम के अंदर लड़ाई झगड़ा ही होता है। तो दुआओं में याद रखिएगा, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के लिए और मुस्लिम उम्मत के लिए। आपका हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया।